गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस चैप्टर वाइज सीरीज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आपको बता दूं कि इससे पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के पार्ट नंबर 2 में 31 से लेकर 60 तक यानी 31 से 60 तक प्रश्न हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ। आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्लास को कंटिन्यू करते हुए 31वां क्वेश्चन है, प्रत्येक बार EPS लेन देन करते समय आधार की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यानी कि जब आप EPS के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय के आधार की जो कॉपी होती है वो स्कैन करनी होगी। तो फ्रेंड्स नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा फॉल्स, स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? ऑप्शन ए, ई कॉमर्स में ई बिजनेस के साथ ओवरलैप है। ऑप्शन बी, ई व्यापार ई कॉमर्स का एक सबसेट है। ऑप्शन सी, ई कॉमर्स मोटे तौर पर ई बिजनेस के बराबर है। ऑप्शन डी, ई कॉमर्स ई बिजनेस का सबसेट है। तो ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी जो संबंध होता है वो ई कॉमर्स और ई बिजनेस का होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ऑनलाइन भुगतान के लिए आपसे किस प्रकार की शुल्क की उम्मीद की जा सकती है? यानी कि जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो किस प्रकार का आप चार्जेस वहां पर पे करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फीस कैन यू एक्सपेक्ट टू बी चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट? यानी कि ऑनलाइन के वक्त तो नॉमिनल इफ एनी अगर कोई है, 1 रुपए, 100 रुपए या फिर नो। तो फ्रेंड्स कोई भी वहां पर चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो नॉमिनल हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, QR कोड द्वारा मानकीकृत एनकोडिंग मोड में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यानी कि QR कोड को जब आप बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग आप नहीं कर सकते? विशेष चिन्ह का, बाइनरी का, अक्षरांकीय का या संख्यात्मक का? तो वहां पर स्पेशल सिंबल्स का आप यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, जिन व्यक्तियों के पास बैंक खाते नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जिन व्यक्तियों के पास बैंक खाते नहीं है वे NEFT सक्षम शाखा में कैश जमा करा सकते हैं। नेफ्ट के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है? यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता तो है नहीं बट वह नेफ्ट सक्षम शाखा में कैश जमा करा सकते हैं, तो वहां पर जो नेफ्ट की जो अधिकतम राशि होगी ट्रांसफर करने की, वो कितने रुपए ट्रांसफर करा सकते हैं ये इसमें पूछा गया है। 1,40,000, 75,000 या फिर 50,000? तो यहां पर जो राशि को हस्तांतरित करने की लिमिट सीमा है मैक्सिमम, वो है 50,000, 50,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, RTGS के लिए प्रति लेन देन निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क है। द मैक्सिमम सर्विस चार्जेस फिक्स्ड पर ट्रांजेक्शन फॉर RTGS। तो जैसे अगर आप RTGS पर लेन देन करते हैं तो वहां पर जो अधिकतम सेवा शुल्क रहेगा वो क्या रहेगा? चाहे आपने एक बार सेवा ली चाहे आपने 4 बार सेवा ली, तो क्या होगा, हर बार ही आपका RTGS का जो है शुल्क लगेगा। तो अधिकतम शुल्क वो क्या होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो होगा हमारा
₹55। यानी कि आरटीजीएस, अगर आप आरटीजीएस द्वारा लेन देन करते हैं तो मैक्सिमम जो चार्जेस रहेंगे ट्रांजैक्शन के वो रहेंगे ₹55। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट भी देखते हैं, आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में और नेफ्ट की शुरुआत 2005 में हुई थी। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आरटीजीएस होता है उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में हुई थी और नेफ्ट यानी कि एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी? एनईएफटी की शुरुआत 2005 में हुई थी। अब प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि आरटीजीएस और नेफ्ट को किसके द्वारा संचालित किया गया? आरटीजीएस और नेफ्ट को किसके द्वारा संचालित किया गया? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आरटीजीएस और नेफ्ट को आरबीआई द्वारा संचालित किया गया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। जबकि यूपीआई, भीम, यूएसएसडी और जितने भी ये ट्रांजैक्शन है आपके यूपीआई पेमेंट है उनको एनपीसीआई द्वारा संचालित किया गया। सिर्फ दो को, आरटीजीएस को और नेफ्ट को आरबीआई द्वारा संचालित किया गया। ये भी आपको याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इंक्लूड्स इन टेलीफोन बैंकिंग सर्विस? ऑप्शन ए, सभी टर्म डिपॉजिट अकाउंट की जांच करें। ऑप्शन बी, उपयोगिता बिल भुगतान। ऑप्शन सी, सीधे नकद निकासी। ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक बैलेंस वॉइस आउट। तो निम्नलिखित में से कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है? तो टेलीफोन बैंकिंग सेवा में ऑप्शन ए भी शामिल है, ऑप्शन बी भी शामिल है, ऑप्शन डी भी शामिल है, लेकिन ऑप्शन सी शामिल नहीं है क्योंकि टेलीफोन बैंकिंग सेवा से आप सीधे निकासी यानी कि डायरेक्ट कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोई व्यक्ति मैनुअल रूप से भुगतान ना करते हुए स्वचालित बिल भुगतान क्यों करना चाहता है? देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति मैनुअल रूप से भुगतान ना करते हुए, जैसे किसी ने मोबाइल फोन को फाइनेंस पर लिया है, ठीक है, तो उसकी ईएमआई आपकी हर महीने जाएगी। हर महीने क्या होगा? आपको ईएमआई पे करना होगा, है ना। चाहे तो वो ऑनलाइन करें, बैंक के थ्रू पैसा कटाएं, या फिर आप वहां पर जाकर आप ऑफलाइन जमा करें पैसे। अब वो कस्टमर का, सॉरी दुकानदार का हेडेक रहेगा, वो कैसे जमा करेगा वहां पर। और सुविधा अब तो चल चुकी है कि आप घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्वचालित भुगतान क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने पहली तारीख को कोई मोबाइल फाइनेंस कराया, ठीक है, और आपको उसके अगले महीने आपको ईएमआई पे करना है, तो आप चाहते हैं कि मेरा बैलेंस आने वाली पहली तारीख को, पहली डेट को ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए हमारे फोन से, यूपीआई से, बैंक के थ्रू जो भी आप चला रहे हैं, उससे पहली तारीख को हमारा बैलेंस डिडक्ट हो जाए ऑटोमेटिक। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ऑटोमेटिक बिल का भुगतान क्यों करना चाहता है। चलिए विकल्प देखते हैं इसके। ऑप्शन ए, ताकि पता चल सके कि उनका पैसा कहां जा रहा है। ऑप्शन सी, ताकि देर से भुगतान करने का जोखिम ना हो। ऑप्शन डी, क्योंकि यह माउस के कई क्लिक बचाता है। तो कोई व्यक्ति मैनुअल रूप से भुगतान ना करते हुए स्वचालित बिल भुगतान क्यों करना चाहते हैं? ऑप्शन सी, ताकि देर से भुगतान करने का जोखिम ना हो, सो एज नॉट टू रिस्क अ लेट पेमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार के लिए क्यूआर कोड एक ट्रेडमार्क है? क्यूआर इज द ट्रेडमार्क फॉर ए टाइप ऑफ पैटर्न, स्क्रैच कोड, 2D बार कोड या फिर पिन। तो प्रश्न में पूछा है कि किस प्रकार के लिए क्यूआर कोड एक ट्रेडमार्क है, तो वो है 2D बार कोड।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, बिलों का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का एक फायदा क्या है? यानी कि आप किसी भी बिल को जब आप ऑनलाइन पे करेंगे तो उस सिस्टम का फायदा क्या है, ये इसमें बताना है। आप तेजी से भुगतान कर सकते हैं, आप पैसा बचा सकते हैं, आप वास्तविक समय पर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं, या इनमें से फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन बिल पे करने का एक फायदा ये होता है कि वहां पर आपकी सारी हिस्ट्री रहती है आपके फोन में। जिस यूपीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर जाके आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि कौन सा बिल किस माह किस तारीख में हमने किसी को पे करा, भुगतान किया, तो वो सारा ट्रांजैक्शन का जो हिस्ट्री है वो हमारे फोन में यूपीआई में रहता है। तो यह हमारा एक ऑनलाइन प्रणाली यानी कि ऑनलाइन सिस्टम का फायदा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप वास्तविक समय पर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। टोटल चैप्टर हमारे 9 हैं, 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, हमारे सेंटर का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, वहां पर आपको ट्रिपल सी चैप्टर वाइज के MCQ दिखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 9 तक आपको सारे मिल जाएंगे। बट अभी वहां हमारे 7 ही अपलोड हो पाए हैं, 8वां अभी चल रहा है। और इस सीरीज में हम यानी कि चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में 31 से लेकर 60 तक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल पर अभी आप आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वैसे तो यूएसएसडी को एनपीसीआई द्वारा संचालित किया गया, लेकिन क्वेश्चन में एनपीसीआई नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि यूएसएसडी किस बैंक में लॉन्च हुआ। ठीक है ना? आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट पढ़ लेते हैं इसका। आरटीजीएस एंड नेफ्ट को भी आरटीजीएस और नेफ्ट को आरबीआई द्वारा संचालित किया गया, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। यूपीआई, एसएसडी, एईपीएस, आईएमपीएस को एनपीसीआई द्वारा संचालित किया गया था। प्रश्न में एनपीसीआई नहीं है, अर्थात आपको बताना है कि यूएसएसडी किस बैंक में लॉन्च हुआ, तो वो है हमारा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नेफ्ट सिस्टम के लिए गलत कथन की पहचान करें। यानी कि इसमें जो कथन है 4, उसमें 3 ठीक हैं, 1 गलत है, तो वो कौन सा होगा? नेफ्ट 1-to-1 फंड ट्रांसफर सिस्टम पर काम करता है। नेफ्ट फंड ट्रांसफर के लिए लाभार्थी खाते के विवरण की आवश्यकता होती है। नेफ्ट 1 घंटे के बैचों में काम करता है। नेफ्ट की ट्रांजैक्शन पर कोई सीमा नहीं है। तो नेफ्ट सिस्टम के लिए गलत की पहचान करें। ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन सी ठीक नहीं है। नेफ्ट 1 घंटे के बैचों में काम करता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ई बिजनेस की ग्रोथ की एक बड़ी समस्या क्या है? वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर ई बिजनेस ग्रोथ इज, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव, विक्रेताओं की कमी, बाजारों का अभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ई बिजनेस की जो ग्रोथ की एक समस्या है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उचित बुनियादी ढांचे का अभाव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? पेमेंट
ऐप पेटीएम हैज लॉन्च्ड विच प्रोडक्ट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म? सोना, प्लेटिनम, पीतल यानी कि ब्रॉन्ज, चांद यानी कि सिल्वर। तो भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोना उत्पाद लॉन्च किया है यानी कि गोल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, आधार पर आधारित विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने की रूपरेखा बताइए। ऑनलाइन रजिस्टर सिस्टम, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण सिंक्रनाइज किया गया, संचालित पंजीकरण प्रणाली। तो आधार पर आधारित विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने की जो रूपरेखा होती है वो होती है ऑनलाइन रजिस्टर सिस्टम, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है बल्कि ऑप्शन बी, आधार पर आधारित विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने की रूपरेखा होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, यदि आप न्यूनतम मासिक देय राशि का भुगतान करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। इफ यू पे द मिनिमम मंथली ड्यू पेमेंट देन यू वॉन्ट एनी इंटरेस्ट। यानी कि आप न्यूनतम मासिक देय यानी कि मिनिमम मंथली ड्यू पेमेंट अगर आप करते हैं, जैसे आपका किसी महीने में पेमेंट होना था, बिल का भुगतान होना था, बट कुछ समय के लिए आपने नहीं किया तो ड्यू पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा। देरी का भाई देरी आपने की है अब ईएमआई को जमा करने के लिए, तो ब्याज तो उस पर लगेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ कंपनियां अलग अलग होती हैं कि 2-4 दिन का वो लेट पेमेंट नहीं लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के बाद कुल व्यय का भुगतान, यानी क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान तो करते हैं लेकिन उसका कुल जो व्यय है यानी कि जो टोटल आपको पेमेंट करनी है वो ईएमआई में किया जा सकता है या नहीं? तो ये ठीक है ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान करते हैं आप उसका जो व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंसेस है तो क्या कर सकते हैं आप उसको ईएमआई में बिल्कुल पे कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता के प्राथमिक खाते की शेष राशि की जांच करता है और फिर लाभार्थी को भुगतान करता है। तो क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता की प्राथमिक खाते की शेष राशि की जांच करता है और फिर लाभार्थी को भुगतान करता है, ठीक है स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ध्यान से नहीं पढ़ पाते और ऑप्शन ए में समझते हैं ट्रू होगा और बी में फॉल्स होगा, यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। जबकि ट्रू फॉल्स पहले फॉल्स भी हो सकता है और पहले ट्रू भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ के ही टिक करें। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पीओपी का अर्थ क्या है? पॉइंट ऑफ परचेज, पावर ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ पावर, पॉइंट ऑफ पेन। तो पीओपी का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ परचेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यूपीआई का मतलब क्या है? यानी कि जो यूपीआई है उसका मतलब यानी कि उसका फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे, स्टैंड फॉर यूपीआई का। ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिकोड प्रोटोकॉल इंटरफेस, ऑप्शन सी यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन डी यूनिवर्सल पे इंटरफेस। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ई वॉलेट घटकों का सही संयोजन है
द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ई वॉलेट कंपोनेंट्स आर। तो ई वॉलेट का जो सही संयोजन है वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन। तो ई वॉलेट घटकों का सही संयोजन यानी करेक्ट कॉम्बिनेशन वो है हमारा ऑप्शन डी, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 52, एक मोबाइल पर कितने यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं? दो से कम का, एक से अधिक का, केवल एक का, इनमें से कोई नहीं। तो एक मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक यूपीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोल पंप द्वारा क्रेडिट कार्ड को नकद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोल पंप द्वारा क्रेडिट कार्ड को नकद के रूप में स्वीकार किया जाता है, फॉल्स या ट्रू? तो नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड को, ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि ये हमारा जो है एटीएम कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड को नकद के रूप में मान भी लिया जाता है बट क्रेडिट कार्ड को नहीं माना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, क्या घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित है? इज इट सेफर टू पे ऑनलाइन बिल्स फ्रॉम होम? क्या घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित है या नहीं? ऑप्शन ए, कभी ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहिए। हाँ सुरक्षित है, कोई नहीं, वास्तव में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ सुरक्षित होता है, घर से ऑनलाइन बिल भुगतान करना सुरक्षित होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है? कम्युनिकेशन मैनेजर, लेन देन प्रबंधक, डिजिटल कैश, प्रोफाइल मैनेजर। तो कौन ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है? डिजिटल कैश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ई पेमेंट क्या है? नकद भुगतान, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भुगतान, इंटरनेट के माध्यम से खरीदने और बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, या फिर ऑनलाइन सेवाओं का भुगतान। तो ई पेमेंट इंटरनेट के माध्यम से खरीदने और बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है एक बैंक के स्वामित्व वाला गैर लाभकारी सहकारी समिति है, बेल्जियम में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत था, मई 1977 में चालू हुआ, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त तीनों विकल्प ठीक हैं। तो चौथे में लिखा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, क्या ई वॉलेट एक ऑफलाइन पोस्टपेड अकाउंट है? तो ई वॉलेट एक ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हर बैंक का देश भर में अलग अलग यूटिलिटी कंपनियों, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस कंपनी आदि के साथ टाई अप होता है बिल के ऑनलाइन की पेशकश के लिए बैंक इन टाई अप का उपयोग करते हैं।
तो ट्रू हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। यूएसएसडी द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? अकाउंट बैलेंस चेक करना, ये भी होता है। मोबाइल पिन प्रबंधन, यानी कि मोबाइल पिन जो होती है उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी होती है। आधार संबंध ओवरड्राफ्ट स्थिति की जांच करना, ये भी होता है। इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का अनुरोध करना, ये नहीं होता है। तो यूएसएसडी द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, वो है हमारा डी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का अनुरोध करना। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 में 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे अगला वीडियो हमारा देखना ना भूलें, हमारा क्लास लेना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।